गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हिमायर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और स्टूडेंट्स, जैसा आपको वीडियो का टाइटल दिखा होगा, कृषि पर्यवेक्षक 2023 सिलेक्शन कैसे लें, ये मेरा ही प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न जितने भी कृषि अभ्यर्थी हैं जो कृषि पर्यवेक्षक 2023 का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, सारे ही कृषि अभ्यर्थियों का ये प्रश्न है कि कृषि पर्यवेक्षक 2023 के लिए किस तरह से रणनीति बनाएं, किस तरह से हम पढ़ाई को स्टार्ट करें, कौन कौन सी यहाँ बाधाएं आ सकती हैं, कौन सी गलती हमें नहीं करनी है। ये जो सारी प्रोसेस है आज से लेकर के आपके सिलेक्शन तक की जो प्रोसेस, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। हमारा जो एनालिसिस है वो 2015, 2018, 2021 तीनों भर्तियों को लेकर है कि स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ गलतियाँ की, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे थे जहाँ स्टूडेंट ज़्यादा कमियाँ कर गए, कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी वजह से जिन कारणों की वजह से उनका सिलेक्शन हो गया। तो वो सारा जो एनालिसिस है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की जो रणनीति है पढ़ाई की, वो उसका क्वेश्चन आज के बाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी इंक्लूड्स हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में अभी पैदा हो रहे होंगे, जो आपके दिमाग में अभी चल रहे होंगे। क्योंकि आज और कल मैंने जितने भी यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़े, जितने भी व्हाट्सएप पर कमेंट्स पढ़े, तो लोगों ने मुझे सेम क्वेश्चन किया कि सर तैयारी कैसे शुरू करें, सर रणनीति कैसे बनाएं, सर सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, और विशेषकर जो फ्रेशर स्टूडेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स अभी इसी साल 12th पास किए, उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी की है उनको थोड़ा सा अनुभव फिर भी हो गया है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ये ज्वलनशील मुद्दा है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो मैं आपको एक ही चीज बता देता हूं, सिलेक्शन लेने के लिए आपको चाहिए रणनीति। क्या चाहिए? रणनीति। क्योंकि मैदान कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, बिना रणनीति के आप दुश्मन को परास्त नहीं कर सकते। और यहां भी क्या है, आपको दूसरे लोगों को परास्त करना है। कितने? यहाँ लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं, और जगह कितनी है हमारी? 430। कितनी? 430। और स्टूडेंट कितने हो गए? 3 लाख स्टूडेंट्स हो गए। तो यहाँ मैदान भी मुझे लगता है बड़ा है, और लड़ाई भी कांटे की होने वाली है। तो जिसके लिए आपको मुझे लगता है महाराणा प्रताप और अकबर जैसी रणनीति की आवश्यकता होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में यही चीजें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है और हमने एनालिसिस किया है, सबसे पहला पॉइंट जो एनालिसिस में निकला है स्टूडेंट्स, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है स्टूडेंट्स की खामियां या कमजोरियां। हमें पहले ये देखना चाहिए कि जो पिछले वर्ष कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था, पिछले 2015, 2018 और 2021, इन एग्जामों में स्टूडेंट्स की कमियां क्या रही हैं और स्टूडेंट्स कहां कहां कमियां करते हैं, ये चीजें पहले हमें एनालिसिस होनी चाहिए। अगर हमको ये चीजें पता होंगी कि कहां कहां कमियां हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट्स ये कमियां नहीं करेगा। स्टूडेंट से ऐसी कमियां हो जाती हैं तो फिर उसको बाद में पछतावा होता है। वो कहता है कि अगर मैं ये नहीं करता तो शायद मेरा हो जाता। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कमियां क्या क्या हो सकती है, स्टूडेंट्स कौन कौन सी गलतियां करते हैं। अगर मैं गलती की बात करूं, सबसे पहली जो गलती कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं? वो है सेलेक्टिव मैटर, या मैं कह सकता हूं स्टडी मटेरियल। क्या होता है? उनका जो स्टडी मटेरियल है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आज तक मैंने तीनों ही भर्तियों का एनालिसिस किया है, 2015, 2018 और 2021, और एनालिसिस में ये चीजें निकल करके आई हैं कि हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं, अब वो स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं? वो बहुत डीपली मैटर पढ़ते हैं। लेकिन जितने भी सालों, 2015 की बात करूं मैं, 2018 की बात करूं, 2021 की बात करूं, तीनों ही वर्ष की अगर मैं बात करूं, जो पेपर आया है वो बिल्कुल क्या आया है? ऊपर से उठ करके आया है, सिंपल ही आया है। और पेपर का लेवल भी क्या है? 12th है। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहली गलती स्टडी मटेरियल को लेकर के करते हैं। हमें जहां जिस किताब में 4 लाइन ज्यादा मिलती है, हम उस किताब को खरीदते रहते हैं। लेकिन हमने आज तक स्टडी मटेरियल पर ध्यान नहीं दिया कि हमें कौन सा सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल पढ़ना है। तो पहली गलती क्या होगी हमारी? सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल को लेकर के हो गई, जो कि आज तक स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और आज भी कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस गलती को दोहरा रहे होंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं सर, दूसरी हम कौन सी गलती करते हैं? दूसरी और सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग ये सबसे बड़ा गलत होता है।
नेगेटिव मार्किंग। मैं एग्रीकल्चर के आधे से ज्यादा कृषि अभ्यर्थियों को बता सकता हूं, जितने भी 3 लाख स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे, उन 3 लाख स्टूडेंट्स में से 1.5 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अभी तक नेगेटिव मार्किंग के बारे में पता नहीं होगा। और विद्यार्थियों से सबसे बड़ी गलती कहां होती है? नेगेटिव मार्किंग में होती है। और सबसे ज्यादा ये गलती कौन से स्टूडेंट्स से होती है? जो स्टूडेंट्स होशियार होते हैं वो इस गलती को ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, हल्का सा लालच होता है कि 2 क्वेश्चन और कर दूं, 2 क्वेश्चन और कर दूं, 3 क्वेश्चन और कर दूं। तो इस वजह से वो क्या कर लेता है, नेगेटिव मार्किंग कर लेता है। जो स्टूडेंट्स पॉइंट में रहते हैं, जैसे कई स्टूडेंट्स आपको बताते होंगे या 0.01 से रह गया, 0.02 से रह गया, उन स्टूडेंट्स में ज्यादातर जो 90% स्टूडेंट्स होंगे वो नेगेटिव मार्किंग वाले होंगे। आप लोगों पर एग्जाम में अगर 70 प्रश्न सही आ रहे हैं तो केवल 70 ही लगाओ, बाकी आप एक भी प्रश्न नेगेटिव मत करो। अगर आप नेगेटिव करते हो तो आपका सही में से भी कट जाता है और जो आप सही में गिन रहे हो वो भी कट जाता है, यानी आपको एक प्रश्न पर डबल लॉस होता है। तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट्स की, तीसरा लॉस क्या है? 2 लॉस हमने जान लिए। एक स्टडी मटेरियल वाली गलती सारे लोग करते हैं, दूसरा नेगेटिव मार्किंग वाली जो गलती है वो भी सारे स्टूडेंट्स आजकल दोहरा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग की। तीसरी अगर मैं सबसे बड़ी गलती की बात करूं, तीसरी गलती क्या है? तीसरी एक गलती होती है OMR। मुझे पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स OMR भरना जानते हैं, लेकिन मैंने कई सारे स्टूडेंट्स की ये समस्या सुनी है कि सर मेरी OMR गलत हो गई। और एक हमारा ही स्टूडेंट था जिसका कट ऑफ में सिलेक्शन हो गया था और मेरिट में कुछ पॉइंट से रह गया। उसका कारण क्या था कि उसने अपनी जो OMR है OMR पर डबल क्लिक कर दी, यानी गलत भर गई तो उसने क्या लगा दिया, व्हाइटनर लगा दिया। आपको पता होना चाहिए कि जो आपको OMR मिलती है उस OMR में आप कोई भी गलती करते हो तो आपके 5 नंबर कटते हैं। अगर आपने उसमें क्या कर दिया, व्हाइटनर लगवा दिया, तो आपके 5 नंबर डिडक्ट होते हैं। तो ये गलती भी आप लोगों पर कई बार बहुत भारी पड़ती है। नेक्स्ट गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, चलिए मैं आगे बताऊं। चौथी गलती स्टूडेंट्स की होती है सिलेबस। सिलेबस अभी भी मैं कह रहा हूं, आप में से आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास सिलेबस नहीं होगा। जब तक हमारे पास सिलेबस नहीं होगा तब तक हमारा जो मटेरियल है तब तक हम पूरा पढ़ाई नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि मेरा पूरा सिलेबस क्लियर हो गया। आपका सिलेबस कब क्लियर होगा, जब आपके पास सिलेबस होगा। कोई भी टॉपिक आपका कब कंप्लीट होगा, तब आपको पता होगा कि इस टॉपिक के कौन कौन से प्रश्न, कौन कौन से टॉपिकों से आपको पॉइंट पूछे जाने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं, मुझे पूछा गया राजस्थान की लोक देवियां, मेरे पास सिलेबस है नहीं, मैंने कोई किताब उठा ली, मैं सारी लोक देवियां पढ़ रहा हूं किताब में से। अब ये एक तो मैं सारी पढ़नी पड़ेंगी, तो मैं सारी के चक्कर में कुछ को छोड़ भी दूंगा, कुछ को मैं याद नहीं करूंगा और मुझे याद भी नहीं होंगी। तो इस तरह से अगर आपके पास सिलेबस होगा तो आपको पता है सिलेबस में जीण माता दे रखी है, कैला देवी दे रखी है, जो जो दे रखी होंगी आप केवल उन्हीं को पढ़ोगे। तो एक गलती क्या है कि स्टूडेंट सिलेबस में कंजूसी कर जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो पॉइंट क्या है, सिलेबस है। अगर मैं 5वें पॉइंट की बात करूं जहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं और आप लोग भी शायद करने वाले होंगे, 5वां पॉइंट है टेस्ट सीरीज। मैं कह रहा हूं दोबारा से, टेस्ट सीरीज या मैं कह सकता हूं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट यानी हम लोग पढ़ाई तो करते हैं और जी तोड़ के पढ़ाई करते हैं। मेहनत कैसे करते हैं, जी तोड़ के मेहनत करते हैं, पूरी दम लगा देते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, फिर भी नंबर नहीं आते पेपर में। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण यही है कि आपने पढ़ाई तो अच्छी की, कोई दोहराई नहीं है इसमें। आपके पड़ोसी से पूछेंगे वो भी बता देगा कि बंदा 18 घंटे पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, आपने प्रैक्टिस सेट नहीं मारे। जब तक आप किसी भी टॉपिक के, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो हिंदी का हो, किसी भी टॉपिक के जब तक आप प्रश्न नहीं मारोगे तब तक आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। आपने कितनी भी अच्छी तरह से उस टॉपिक को तैयार कर लिया है, आप उस टॉपिक से मार्किंग कब कर सकते हो, जब आप उस टॉपिक के प्रैक्टिस सेट लगाओगे। तो ये सबसे मोस्टली काम है कि आपको क्या लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट लगाना काफी जरूरी होता है। तो ये सारी गलतियां हैं जो कौन करता है, जो स्टूडेंट पढ़ाई के टाइम पर करते हैं। एक गलती और मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स कौन सी गलतियां करते हैं। एक गलती क्या होती है उनकी, एक गलती होती है उनकी टाइम को लेकर के। क्या होती है, टाइम को लेकर के। टाइम को लेकर क्या गलती होती है, कई बार तो वो 6 घंटे पढ़ते हैं, कई बार वो 8 घंटे पढ़ते हैं, कई बार वो 12 घंटे पढ़ते हैं और कई बार वो कुछ भी नहीं पढ़ते।
तो ये टाइम का मैनेजमेंट भी उनको क्या करता है, थोड़ा सा फंसा देता है। फंसा कैसे देता है, जैसे मान लो आज मैं 4 घंटे पढ़ा, कल मैं 6 घंटे पढ़ा, मेरी जो सब्जेक्ट का तरीका होगा पढ़ने का कि मुझे कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, तो मेरा वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो टाइम क्या करता है, सबसे ज्यादा मैटर करता है। कई लोग टाइम बना लेते हैं लेकिन टाइम को फॉलो नहीं करते, तो वो लोग भी अक्सर कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं कि उनका जो स्टडी मटेरियल वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। तो टाइम भी क्या है, एक इसमें वैल्यूएबल फैक्ट होता है। अब मैं आगे आपको बता दूं कि इन तरीकों से आप किस तरह से निपट सकते हो। अगर आप ये गलती नहीं करते हो तो मैं कह सकता हूं 100% आपका जो सिलेक्शन है वो कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलूं और आगे मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि रणनीति आप किस तरह से तैयार कर सकते हो, कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन सी ऐसी टिपिकल चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी चीजें हैं स्टडी मटेरियल में जो आपको पढ़नी है, वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट, गलतियां आपको समझ में आ गई होंगी कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको ये जो मैंने 6 पॉइंट बताए, इन 6 पॉइंट से कोई सी भी गलती नहीं करनी है। अगर आप यहाँ कोई सी भी गलती करते हो तो मुझे लगता है कि आप सिलेक्शन से वंचित रह सकते हो, क्योंकि ये सारे वही कारक हैं जिनकी वजहों से कई सारे स्टूडेंट्स का कैरियर खत्म हो गया, कई सारे स्टूडेंट सिलेक्शन से रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी वो सिलेक्शन से रह गए। अब नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है रणनीति कैसे बनाएं। सबसे टिपिकल पॉइंट है कि हम रणनीति किस तरह से बना सकते हैं, और सबसे टिपिकल के साथ साथ सबसे इंपोर्टेंट भी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सारे कृषि अभ्यर्थी हो, आपको भी आगे कहां लेना है, सिलेक्शन लेना है कृषि पर्यवेक्षक। अब रणनीति बनाने के लिए आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। 4-5 चीजें जो मैं बता रहा हूं वो चीजें अगर आपके पास हैं तो आप आसानी से अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप उन चीजों को ले सकते हो। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, भर्ती के नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट में सिलेबस दे रखा है, आप उस सिलेबस की प्रिंट निकलवा सकते हो। 14, 15 और 16 ये 3 नंबर के पेज हैं, 3 पेज, इनमें आपका सिलेबस दे रखा है। तो पहली चीज की आवश्यकता जिसकी होगी आपको किसकी होगी, सिलेबस होना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज फिर इसके बाद आपको कौन सी लेनी है, आपको लेना है लास्ट ईयर पेपर। क्या लेना है, लास्ट ईयर पेपर। अब लास्ट ईयर पेपर क्या है, लास्ट ईयर पेपर है पिछली जितने भी साल हुए हैं। जैसे अगर मैं मेनली बात करूं तो 2013 में पेपर हुआ है, 13 के बाद 15 में हुआ है, 15 के बाद 18 में हुआ है, 18 के बाद 21 में हुआ है। ये 4 भर्ती है। आप इन चारों भर्तियों में जो कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ है वो पेपर अपने पास रखो। ये सबसे मेजर चीज है जो सिलेक्शन पर डिपेंड करता है इन पर। आप यार को जो पिछली 4 साल का जो पेपर हुए हैं वो पेपर अपने पास रखो। अब ये पेपर आप लोगे कैसे, तो इसके लिए आप गूगल से कहीं से भी इनको ले सकते हो, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप वहां से भी इनको ले सकते हो। तो लास्ट ईयर पेपर हो गया आपकी। तीसरी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, सिलेबस हो गया, लास्ट ईयर पेपर हो गया। लास्ट ईयर पेपर के बाद आपको क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल में आपकी 3 सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर, राजस्थान जीके और हिंदी। तीनों के लिए मुझे आशा है आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोचिंगें लगा रखी होंगी। कोचिंगें नहीं लगा रखी होंगी तो आपने कहीं ना कहीं से स्टडी मटेरियल किताबें वगैरह ले रखी होंगी। तो जो किताबें आपके पास हैं उनमें से आप सुनिश्चित कर लें कि यार ये किताब हमारे लेवल की है। कई सारी किताबें आजकल मार्केट में ऐसी हैं कि उनका जो लेवल है वो सुपरवाइजर से बहुत बाहर है। मैंने खूब किताबें देखी हैं, मैं स्टूडेंट को सजेस्ट भी करता हूं कि ये किताबें आपको नहीं लेनी। क्यों, क्योंकि उनका लेवल काफी बाहर है सुपरवाइजर से। तो एक स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट में अगर बात करूं जिस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी वो चीज क्या है, एक आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट। क्या चाहिए, प्रैक्टिस सेट। अब चलिए मैं बता देता हूं कि प्रैक्टिस सेट आप किस तरह से करोगे। प्रैक्टिस सेट इससे क्या होगा, जैसे मान लो आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, आपने एग्रीकल्चर का खरपतवार टॉपिक पढ़ा, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो आप उसमें खरपतवार के क्विज मार सकते हो, खरपतवार के क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जो आपने पढ़ा वो चीजें जल्दी ही कवर हो जाती हैं, जल्दी ही वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास क्या हो, उसके प्रैक्टिस सेट हो, या किसी कोचिंग का आपने स्टडी मटेरियल ले रखा होगा तो उसके भी क्या होते हैं, प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट लेना काफी जरूरी है।
नेक्स्ट में अगर बात करें पांचवी चीज जिसकी हमें जरूरत है, पांचवी चीज जिसकी हमें जरूरत होगी वो होगा मॉडल पेपर। मॉडल पेपर हमें क्या चाहिए, हमें मॉडल पेपर भी चाहिए। अगर आप मॉडल पेपर में क्वेश्चन नहीं लगाते हो तो आपको अपनी तैयारी का अंदाजा नहीं होगा। आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लगाने के लिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्या आप वास्तव में कंपटीशन को पास कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए मॉडल पेपर। क्या चाहिए, मॉडल पेपर। तो ये सारी चीजें आपके पास होंगी तो आप मेरे ख्याल से बहुत ही इजीली वे में, बहुत ही आसानी से क्या बना सकते हो, कृषि पर्यवेक्षक के लिए अपनी रणनीति बना सकते हो। अब नेक्स्ट में रणनीति की बात करूं, कई सारे स्टूडेंट्स का प्रश्न क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे प्रश्न करते हैं कि सर हमें सुपरवाइजर में सिलेक्शन लेने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी है। कई सारे स्टूडेंट्स, क्या मैं आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स बता सकता हूं जिनका प्रश्न है कि हम कितने घंटे पढ़ाई करें। ये प्रश्न होता है कि सर हम सुपरवाइजर में सिलेक्शन लेने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करें। तो पहली बात तो मेरी है कि अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा प्रश्न कर रहा है तो मुझे लगता है कि उससे बेवकूफ तो कोई है नहीं। पहली बात मैं यही कहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर ऐसा प्रश्न कर रहा है तो उससे बेवकूफ तो कोई है नहीं, क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई आपके पास लिमिट नहीं है। पढ़ाई के लिए कोई आपके पास लिमिट नहीं है। आपके पास दूसरा काम ही कौन सा है, आपको क्या करना है, केवल पढ़ना है। जब जब आपको टाइम मिले तब तब आपको पढ़ना है। बाकी रेगुलर, अगर मैं बात करूं रेगुलर 6 से 8 घंटे तो आपको पढ़ना है कोचिंग के अलावा। 6 से 8 घंटे तो आपके रेगुलर है। इस 6 से 8 घंटे के अलावा जब भी आपको टाइम मिलता है, 6 से 8 घंटे के अलावा जब भी आपको टाइम मिलता है पढ़ो। 6 से 8 घंटे तो आपके रेगुलर होनी चाहिए अभी से। फिर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें पढ़ा हुआ याद नहीं होता, जैसे हमने कुछ चीजें पढ़ी तो हम उन चीजों को भूल जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक ही इलाज है, वो क्या करो, वो नोट्स बनाओ। जैसे वो लिखते हैं ना, आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के नोट्स बनाओ। फिर दूसरी किताब जो आप पढ़ रहे हो उस किताब में देखो कि इस कोचिंग के अलावा इस किताब में एक्स्ट्रा मैटर कौन सा है, उस एक्स्ट्रा मटेरियल को भी उस किताब में लिखो, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर केवल एक ही किताब पढ़नी पड़ेगी, पहली चीज। फिर आपको करना क्या है, जब आपको याद नहीं हो रही कुछ चीजें तो आप क्या करो, इसके प्रैक्टिस सेट लगाओ। उसको पढ़ करके जब भी आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक को पढ़ करके उसके क्या लगाओ, प्रैक्टिस सेट। मैं 100% दावा कर सकता हूं कि आप कभी वो टॉपिक भूल नहीं सकते। और अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया तो मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं कि आपको वो टॉपिक जिंदगी भर क्लियर नहीं होगा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे। तो अगर आपको याद करने में कोई समस्या आ रही है तो आपको मेरे ख्याल से प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। एक और चीज और आती है, कई सारे स्टूडेंट्स को क्या करेंगे अब कि जो 2021 में कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ, तो 2021 वाले पेपर में क्या हुआ कि जो आपकी जो हिंदी थी वो काफी लेवल की है, यानी काफी टफ आई। तो कई सारे स्टूडेंट्स का मानना क्या है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं और मुझे कॉल भी करते हैं, तो वो हिंदी पर बहुत ज्यादा फोकस देने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट्स हिंदी में सबसे ज्यादा टाइम देंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसा नहीं करना है। हिंदी एक जर्नल सब्जेक्ट है, हिंदी और पशुपालन, इन दोनों के लिए आपको सबसे कम टाइम देना है। सबसे कम टाइम आपको पशुपालन और हिंदी के लिए देना है। अब इनके में लिए अगर मान लो ये टफ भी आते हैं, अब इनके एग्जाम्पल होते हैं। हिंदी में आप कितने भी एग्जाम्पल याद कर लो फिर भी एग्जाम्पल बाहर से आ ही जाएगा। तो हिंदी और पशुपालन इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं देना है। ये चीजें जो सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये आप लागू करते हो तो मैं कह सकता हूं कि 100% जो है आपका सिलेक्शन कृषि पर्यवेक्षक में हो जाएगा। एक चीज और विशेष आपको ध्यान रखना है, वो चीज क्या है, जैसे मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, मैं कोई टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करता हूं, मैंने मान लो खरपतवार ही पढ़ना शुरू किया, तो खरपतवार मैंने जब एक बार पढ़ लिया तो मुझे थोड़ा सा याद हो गया, दूसरी बार पढ़ लिया थोड़ा सा याद हो गया, तीसरी बार मैंने पढ़ा, चौथी बार मैं पढ़ा। जब मैं उसको पढ़ता हूं तो मैं पूरे को पढ़ता हूं। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स की होती है, आपको हर बार वो मैटर छोड़ देना है जो तुम्हें याद है। जैसे मुझे खरपतवार की परिभाषा हमेशा याद रहती है, मुझे खरपतवार की हानियां हमेशा याद रहती हैं, तो मैं ये दोबारा से क्यों पढ़ूं? जो लाइनें मुझे पहले से रटी हुई हैं उनको दोबारा से मत पढ़ो। जो लाइनें ये ऐसे पेन रखा कर, जैसे मान लो इस तरह से लाइनें हैं किताब में, आपने ये लाइन आपको पता है इस पर टिक लगा दो, आपको रटी हुई है तो, अगर ये नहीं रटी है तो इसको खाली छोड़ो, ये रटी है इस पर टिक लगाओ, ये रटी है इस पर टिक लगाओ। अपने पास हाईलाइटर रखो हमेशा। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बता रहा हूं जो स्टूडेंट टॉप करते हैं, वो स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही नहीं, जितने भी एग्जाम होते हैं उनके टॉपर्स होते हैं, उनकी यही रणनीति होती है कि उन्होंने अगर मान लो एक लाइन पढ़ ली, ये लाइन उन्हें रटी है, तो वो दोबारा इस लाइन को नहीं पढ़ेंगे, इस लाइन को वो हेडिंग से कलर कर देंगे,
यानी इस पर हीडर लगाना कि ये लाइन उनको रटी है। तो जब दोबारा से जब वो पढ़ेंगे तो वो केवल उन्हीं लाइनों को पढ़ेंगे जो लाइन उन्हें याद नहीं है। आपने सुना होगा कई बार आपके बगल का भी कोई होशियार स्टूडेंट होगा, वो कह देगा कि मैंने ये किताब 20 बार फेर ली, यानी मैंने ये किताब 20 बार पढ़ ली। और आप कहोगे भाई 20 बार कैसे पढ़ ली 20 बार? तो 20 बार को कैसे पढ़ते हैं कि वो जब दूसरी बार पढ़ते हैं उस किताब को तो केवल वही चीजें पढ़ते हैं जो उनको याद नहीं है। जो चीजें उनको याद है वो उनको दोबारा से नहीं पढ़ते। मैं एक हकीकत आपको बता दे रहा हूं, आप में से 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक फसलों में रोग और कीट नहीं पढ़े होंगे। रोग और कीट क्यों नहीं पढ़े होंगे? क्योंकि आप जब भी फसल को पढ़ना स्टार्ट करते हो आप वानस्पतिक नाम से ही रटना चालू कर देते हो, जबकि वानस्पतिक नाम आपको पहले से पता है, कुल आपको उसका पहले से पता है, बीज दर आपको उसकी पहले से पता है, फिर भी आप उसको दोबारा से रट रहे हो। तो जब तक आप लास्ट में पहुंचते हो तब तक आपका पढ़ने का मन बंद हो जाता है, तो फिर आप रोग और कीट तक तो पहुंच ही नहीं पाते। तो आपको ये वाली जो रणनीति है विशेषकर ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ो तो एक पेन लेके पढ़ो, जो लाइन आपको रटी हुई है उस पर टिक करते जाओ, जो लाइन आपको याद नहीं हो रही, जो तुम्हें टिपिकल लग रही है उसको आप दोबारा से पढ़ो। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई होंगी मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत मददगार होंगी और आपका सिलेक्शन शायद जो आप ये चीजें अपनाते हो तो 100% श्योर हो ही जाएगा। वैसे कुछ लक का भी होता है, लेकिन जो ये सारी चीजें आप गलतियां नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि बाद में आपको पछतावा तो होगा ही नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। और बाकी अगर आपको मेरी रणनीति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और फिर शेयर भी दोस्तों को जरूर करना और कमेंट करके बताना भी जरूर अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो, मैंने कोई चीज नहीं बताई हो, आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।